अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के ज़ेन और इस लेक्चर का आगाज़ इस उम्मीद से करेंगे आप और आपके घर वाले सब खैर वाफियत में होंगे। चैप्टर नंबर 12 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं विद रेफरेंस टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगा। इसकी सॉफ्ट कॉपी सेम एज़ इट इज़ आप लोगों के साथ ये शेयर हो जाएगी। अगर इसकी बात करें तो हम लोगों ने चैप्टर 12 किस चीज़ के बारे में है, यार ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस वायर के साथ। फिर मुझे मैं इसको इस साइड पे ऐसे कर लेता हूँ। अभी कनेक्ट हुआ है, अब ठीक है, मैं इसको ऐसे ही फिर यूज़ कर लूँगा। तो चैप्टर नंबर 12 बेसिकली किस चीज़ के बारे में है? हम लोगों ने एक चीज़ को पढ़ा था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। याद है कुछ? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो चैप्टर नंबर 12 सारा हमने ये देखा था कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में है। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का हमें बेहतर से पता चल गया। मार्केट में जब हम जाते हैं, कौन सी मार्केट में? सब्जी मंडी। तो वहाँ पे हमारे सामने फ्रूट्स भी पड़े होते हैं, वेजिटेबल्स भी पड़ी होती हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे होगी? अम्मा ने 1000 रुपया दिया, कितने फ्रूट लेने हैं और कितने किलो वेजिटेबल लेनी है, ऐसे ही होती है। और अगर हम ठीक तरीके से खरीद के घर पे ले आए शॉपर भर के, तो अम्मा कहेंगी मेरा पुत्र पोर्टफोलियो मैनेजर बन गया। अच्छा, तो फिर बोलना कि हो जी होंगे जी करी जा रहे हैं। मतलब हमने कौन सी मार्केट में जाना होता है? स्टॉक मार्केट में। इसका मतलब हम लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट में जाना होता है, या स्टॉक मार्केट में जाना होता है, या बॉन्ड मार्केट में जाना होता है। ये 3 मार्केट्स हैं हमारे सामने। अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट की बात करूं तो मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं बैंक्स की, और अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्रेफरेंस शेयर की, और प्रेफरेंस शेयर्स की और ऑर्डिनरी शेयर्स की। और अगर मैं बॉन्ड मार्केट की बात कर रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? डिबेंचर्स की, और भाई बॉन्ड्स की, वारंट्स की, लोन स्टॉक की। ऐसा ही है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम स्टॉक मार्केट में जो प्रेफरेंस शेयर और ऑर्डिनरी शेयर है उसको डिस्कस करेंगे। बीइंग अ पोर्टफोलियो मैनेजर हमने क्या करना है? हमने डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि उन स्टॉक्स की मार्केट वैल्यू जायज़ है या ना जायज़ है, ठीक है, फेयर है या अनफेयर है। तो ये चैप्टर का स्पेसिफिकली जो ये टॉपिक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं आप लोगों के लिए, तो ये जो एरिया आप लोगों के सामने आ रहा है, ये वाला जो एरिया, ज्यादा ही पैरा मैंने कर दिया इसको। ये वाला जो एरिया, ये हमारा आज का मेन टॉपिक होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के हवाले से। ये जो इतना मैंने गंद मार दी उंगली से करूं, कल इंशाल्लाह पेन ले आऊंगा इसका, ठीक है। तो अब ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेसिकली होता क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब है हमने किसी शेयर को खरीदा। क्या किया? हमने किसी शेयर को खरीदा, उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ बाइंग, उस शेयर को खरीदने की लागत कितनी आई, उस शेयर को खरीदने की लागत। लागत का मतलब क्या होता है? कॉस्ट, कितनी आई। और उसके लिए हमारे सामने एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला ये आपकी बुक से मैंने यहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया। मार्केट वैल्यू MV इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय RE। ये हम लोगों को पता चल गया हुआ है। MV किसे कहेंगे? मैं पहले लिख देता हूं यहां पे, MV इक्वल्स टू डिविडेंड E ओवर RE। E स्टैंड्स फॉर इक्विटी, E स्टैंड्स फॉर इक्विटी, D स्टैंड्स फॉर डिविडेंड, RE स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और ये एक मुझसे जो गलती हुई थी, मैंने इसको परसेंटेज में नहीं किया था, ये मेरा उस दिन गलती मुझसे हुई थी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या इसको हम रिटर्न भी कह सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि कितने परसेंट हमें इक्विटी मिल रही है, सॉरी कितने परसेंट हमने कमाया, यही होगा। मैंने 1 रुपए का शेयर लिया और उसके ऊपर कितने परसेंट बचत हुई मुझे,
उसको हम क्या कहेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी। और MV स्टैंड्स फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ये एक सिंपल सा एक फॉर्मूला हमारे सामने है जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। अब इसके मुताबिक अगर आप लोग देखें तो कोई भी क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हैं जो सिंपल इक्विटी से रिलेटेड हो। यहां पे कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों से जरूर आज डिस्कस करना चाहूंगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं MCQs के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ रहा हूं। द फॉर्मूला अज्यूम्स दैट डिविडेंड्स आर पेड एनुअली एंड दैट द फर्स्ट डिविडेंड इज रिसीव्ड इन 1 ईयर्स टाइम। मतलब क्या हुआ, जो हम ये डिविडेंड की बात कर रहे हैं, ये वाले डिविडेंड की बात कर रहे हैं, ये वाले डिविडेंड की बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये वो वाला डिविडेंड है जो हमें साल के बाद मिलना है। देखो आपको याद हो, आप FAR 1 में पढ़ा होगा, डिविडेंड डिक्लेयर कब किया जाता है? जब बैलेंस शीट फाइनलाइज हो जाती है 31 दिसंबर 2021 के बाद। ऐसा ही है, वो शेयर होल्डर्स को मिलता कब है? ऐसा ही होता है, 2 से 3 महीने के बाद उसको हम लोग डिक्लेयर करने के बाद वो कर देते हैं, डिपॉजिट्स करवा देते हैं। ऐसा ही है। तो ये वो वाले डिविडेंड की बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे डिविडेंड लिखूंगा तो ये वो वाला डिविडेंड होगा जो 1 साल के बाद मिल रहा होगा मुझे। कोई एतराज? क्लियर हुई बात? पास्ट एक्सपीरियंस भी होता है। या हमें डिविडेंड मिल गया, उसके बाद हमने देखा, देखो ना कंपनी ने पिछले साल डिविडेंड दिया, उसने 2 रुपए डिविडेंड दिया, ठीक है, मैं उसकी बैलेंस शीट तो भी देख रहा हूँ ना, बैलेंस शीट मेरे सामने है या नहीं है? तो मैं जब 2 रुपये से डिविडेंड डिक्लेयर किया तो FAR 1 पढ़ने के बाद मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं ये निकाल सकता हूँ कि उसके रेवेन्यू कितना था, उसका नेट प्रॉफिट कितना था, उसका इक्विटी कितनी थी, उसके बाद एसेट्स कितने थे, कोई उसने नया एसेट तो नहीं खरीदा। मैं उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकता हूँ, ठीक है। वो तीनों एक्टिविटीज को एनालाइज करने के बाद मैं ये नतीजे पे पहुंच सकता हूं कि इस टाइम भी वो डिविडेंड कितना डिक्लेयर करेगा, कि नहीं पहुंच सकता? हाँ, तो अंदाजा होगा, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर अंदाजा होगा ना। अगर आप अंदाजे की बात कर रहे हो, FAR 1 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। तो उसमें एनालिसिस करना आता है, बैलेंस शीट का करना आता है, रेशियोज भी आप लोगों ने पढ़ी है ना। बेसिकली रेशियोज बताती क्या है? रेशियोज यही तो चीजें बता रही होती हैं। तो पास्ट के एक्सपीरियंस से फ्यूचर ही देखते हैं। करंट रेशियो क्या बताती है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या होता है? से कितने ज्यादा है, लेकिन ये तो पास्ट डेटा है, तो मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कैसे करूंगा, फोरकास्टिंग कैसे करूंगा? ऐसा तो नहीं है रातों रात उसके एसेट उड़ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि हम लोगों ने IFRS में पढ़ा हुआ है कि हम लोग जब बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट और चेंजेस इन इक्विटी और वो दूसरी बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, किस बेस पे बना रहे हैं? फॉरसीएबल फ्यूचर के ऊपर। ऐसा ही है ना, कंपनी का जो लाइफ है वो फॉरसीएबल फ्यूचर तक होनी चाहिए कि हम उसको देख पाएं कि 10, 15, 20 साल इसका एग्जिस्टेंस है और वो कहीं नहीं जा रहा। समझ आ गई बात की? आगे चलते हैं। एक्स डिविडेंड, ये इंतहाई इंपॉर्टेंस रखती है, ये वाली इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन टाइप चीज है। एक्स डिविडेंड मींस दैट if the company will pay a dividend in the near future, the share price must be a price that excludes this dividend. मतलब क्या हुआ? अगर कंपनी ने नियर फ्यूचर में डिविडेंड अनाउंस कर दिया और वो डिविडेंड देने जा रही है, जो शेयर प्राइस होगी उसमें इस डिविडेंड की अमाउंट शामिल नहीं होगी। इसका ये मतलब है, सिंपल याद रखिएगा, एक्स डिविडेंड का मतलब है डिविडेंड के बगैर, डिविडेंड से पहले। एक्स का मतलब क्या है? डिविडेंड से पहले। तो जितनी भी शेयर प्राइसेस को हम यहां पे डिस्कस कर रहे होंगे वो डिविडेंड से एक्सक्लूडेड होंगी, इंक्लूडेड नहीं होंगी। बात याद रहेगी? तो एक्स डिविडेंड जब भी आया, हम लोगों ने ये चीज को आइडेंटिफाई कर लेना है कि वो ऐसे डिविडेंड की बात कर रहा है जिसमें शेयर की प्राइस, ऐसे शेयर की प्राइस की बात कर रहा है जिसमें डिविडेंड शामिल नहीं है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखने हैं, ये मैं आप लोगों से शेयर भी कर लूंगा, सेम मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भिजवा दूंगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या चीज है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द रिटर्न दैट अ कंपनी रिक्वायर्स फॉर एन इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट और द रिटर्न दैट एन इंडिविजुअल रिक्वायर फॉर एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब ऐसा रिटर्न, ऐसा रिस्क, ऐसा रिटर्न या ऐसा रिस्क जो एक इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर गेन करना चाहता है। समझ आ गई बात की? तो ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं। ये बुक में नहीं है, ये बुक में नहीं है। वो मेरे स्टेटस पे कल एक वीडियो देखी थी, बाबा यही बैठा लिख रहा था, ठीक है।
अच्छा, पहले मैं सुबह सुबह से यहाँ पे 12:30 बजे तक मेरी क्लासेस थी, फिर मैं घर जाके सो गया, फिर उठ के यही करता रहा। उसके बाद नंबर 2, द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ईदर द डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल और द कैम्प। ठीक है, ये कैम्प क्या चीज है अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसका होता है कैपिटल एसेट पी एम, पता नहीं आगे से क्या है, मेरे दिमाग से निकल गया, अभी पढ़ना है, ये मैंने पढ़ाने अभी। द डाउनसाइड ऑफ द डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल डिस्पाइट बीइंग सिंपलर और इजियर टू कैलकुलेट इज दैट इट रिक्वायर्स द कंपनी पेज अ डिविडेंड। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को हम तभी अचीव कर सकेंगे जब हमारा मकसद क्या हो, डिविडेंड कमाना हो। हमारा मकसद किस चीज के लिए होना चाहिए, डिविडेंड कमाने के लिए, ना कि ट्रेड करने के लिए। ये फॉर्मूला को, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले फॉर्मूला को हम तब यूज करेंगे जब हमारा मकसद क्या है, डिविडेंड कमाना, क्योंकि हम डिविडेंड के साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी मेजर करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, आपने कंपनी के शेयर लिए, ठीक है, उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिल रहा है 8%। उससे बेहतर अगर आप तो बैंक में जमा करवा दो, बैंक अगर आपको 12% दे रहा हो, तो फिर कहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बैंक में या शेयर्स में? बैंक में करनी चाहिए। बीइंग अ गुड पोर्टफोलियो मैनेजर तो यही करना चाहिए, हमें ज़्यादा रिटर्न लेना है। तो ये भी यही लाइन का मतलब है कि हमारा मकसद डिविडेंड कमाना है और हमारा मकसद इस बात पे फोकस करना है कि जो हमें रिटर्न मिले वो ज़्यादा मिलना चाहिए। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल जनरली कैलकुलेटेड यूजिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको मैंने कहा था अगर हम इन तीनों को प्लस कर लें और इसकी वेटेड कॉस्ट निकाल लें, वेटेड कॉस्ट का मतलब वेटेड रिटर्न निकाल लें, एवरेज रिटर्न निकाल लें, तो उसको हम क्या कहेंगे, वैक। क्या कहेंगे, वैक। तो दोबारा सुनिएगा, अगर हम बीइंग अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मैंने इसमें भी इन्वेस्टमेंट करी, इसमें भी इन्वेस्टमेंट करी और इसमें भी इन्वेस्टमेंट करी, अब इन तीनों के रिटर्न अलग अलग हैं। सपोज करते हैं मिसाल के तौर पे बैंक मुझे दे रहा है 12%, ऑर्डिनरी शेयर से मुझे आ रहा है 13.5% और बॉन्ड से या लोन स्टॉक से मुझे आ रहा है 11.9%। अब इन तीनों को प्लस करूंगा अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला आता है, वेटेड मीन निकालना आता है। क्या फॉर्मूला होता है ये बस भूल गए हो? यही होता है, याद आया कि नहीं? ये इसका ऐसे टिकर नेम होता है, याद था आपको? तो हम इसका यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, उसको वैक कहेंगे। इन तीनों को प्लस करेंगे और कुछ और करेंगे इसके साथ, वो बाद में करेंगे, पहले इन तीनों तक पहुंच तो जाएं। जी, ये तो W आ गई ना, तो H क्या 1 X, वो तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया, इसका फॉर्मूला डिफरेंट है। दो फिगर इसमें 10 होंगी यार। ये मेरा मतलब एक फिगर के लिए दो मल्टीप्लाई होती है ना, X और W। अब अगर W 12 है तो इसमें मार्केट वैल्यू और रिटर्न आता है। इसमें क्या आता है, मार्केट वैल्यू और रिटर्न, वो भी जाएंगे फॉर्मूला पे तो पता चल जाएगा। अब आगे जी प्रैक्टिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर डिविडेंड वेरिएशन वैल्यूएशन मॉडल। तो हम लोगों ने जब इस फॉर्मूला को यूज करना है, कौन से फॉर्मूला को, इस वाले फॉर्मूला को यूज करना है, इसको हम नाम किसका देंगे, डिविडेंड, ये क्या हुआ है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। यार ये देखिएगा, कुछ कोई आना चाह रहा है? हाफिज देख यार, नहीं साथ वाला खुलेगा। अब यहां पे आपको वो लगवाना चाहिए, ठीक है? ये क्लास हो रही है, अब क्लास के बाद आ जाइएगा, ठीक है? चलें, तो हम डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के थ्रू अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि हमें जो इक्विटी के ऊपर रिटर्न आएगा वो कितना आएगा। तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया, MV इक्वल्स टू डिविडेंड ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को मैं शुरू करवाने जा रहा हूं। M&M जो कि मेरी कंपनी है, M&M हैज इशूड, इश्यूज लिख दिया मैंने, इशूड आना चाहिए था, मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो लिखते लिखते हो सकती है, इंसान भी गलतियां करते हैं। M&M has issued 10,000 ordinary shares of ₹100 each। कितने शेयर इशू किए? 10,000। सपोज कर लो आप लोग इन्वेस्टर हो, आपने M&M के 10,000 शेयर खरीदा, सपोज कर लो, क्योंकि हम लोगों ने किसके बिहाफ पे बात करनी है, इन्वेस्टर के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर, हम लोग यहां पे इन्वेस्टर है।
ऐसा इन्वेस्टर जो डिफरेंट स्टॉक्स में डिफरेंट जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करके मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहता है, मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहता है, मैक्सिमम रिटर्न लेना चाहता है या मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहता है। तो दोबारा से एमएनएम एक कंपनी है, मैं एक इन्वेस्टर हूं। एमएनएम ने 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स को इश्यू किया, 100 रुपीज का एक शेयर है। तो मैंने ऑर्डिनरी शेयर कितने बाय किए? 10,000। लेकिन उसकी कॉस्ट मुझे कितनी आई? कॉस्ट या प्राइस पर शेयर कितनी आई? ₹100 पर शेयर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इस फॉर्मूला से मैं देखूं तो ये कॉस्ट या प्राइस पर शेयर 100 है। इस फॉर्मूला के मुताबिक कौन सी चीज मैच कर रही है? यही गलत हो गया था, ये मार्केट वैल्यू कह रही है। ठीक है, MV मींस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, MV मींस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ये मुझसे गलती हुई थी, ठीक है, शायद रोजा ज्यादा लग रहा होगा। मैंने भी रिलेट किया था। हाँ किया था आपने, मुझे याद है अच्छे से, वो बात मेरे दिमाग में रह गई थी। तो दोबारा से जो प्राइस होगी या जो कॉस्ट ऑफ शेयर होगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? मार्केट वैल्यू। तो हमने एक वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर लिया। असीर समझ आई? नंबर 2, कंपनी हैज बीन पेइंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर एट 25% पर एनम। तो डिविडेंड कितना डिक्लेयर कर रही है? 25% पर एनम। तो डिविडेंड अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना होगा? कैसे 25? डिविडेंड है एट द रेट ऑफ 25% पर शेयर, तो 100 रुपीज उसकी प्राइस है इनटू 0.25, तो मेरे पास कितना आ गया? 25। ठीक है, डिविडेंड जो मेरे पास आया वो 25 रुपए आया। लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 सालों में उसने 25% डिविडेंड दिए। क्लियर है? कोई एतराज? आगे चलते हैं। एंड एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द सेम, और इस साल भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 25% ही देगी। ठीक है, अच्छा एक और मजे की बात बताता हूं। यहां पे जो मैंने आपको बताने के लिए ये क्वेश्चन बनाया था, इक्विटी 25% पर एनम, ये जो 25% पर एनम है ये कहां लिखा हुआ है कि वो 100 रुपए का लेना है हमने? 25% का मतलब ये होता है जितना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया ना उसके ऊपर हमने 25% अप्लाई करना होता है। ये डिक्लेयर्ड डिविडेंड है। डिक्लेयर्ड डिविडेंड किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर। यही पढ़ के आए हो? ऑर्डिनरी पर शेयर के हिसाब से निकाल देते हैं। अच्छा देखो होता क्या है, नॉर्मली होता क्या है, मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 1 लाख। अब इसमें से मैंने क्या करना है? डिक्लेयर करना है डिविडेंड, डिक्लेयर करना है, और क्या करना है? रिटेन्ड अर्निंग। यही होती है। तो बेसिकली जो 25% होगा ना वो ये होगा, 25,000। मिसाल दे रहा हूं, नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में ऐसे होता है। ठीक है, जो डिक्लेयर डिविडेंड किया जाता है उसका ये मतलब है। लेकिन जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात कर रहे होते हैं तो उसमें यही होता है कि जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसका 25%। तो इन्वेस्टमेंट हमने 100 रुपया करी है तो उसका 25% ले रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे 25 आ रहा है। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों ने डिफरेंट रखना है, उसको मिक्स नहीं करना है, बैठ जाना। अब आगे चलते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹180। अच्छा, अभी तो मार्केट वैल्यू कितनी आ गई है? 180। जब हमने शेयर खरीदा था तब कितने का था? 100 का। अब 25% किसके ऊपर लगाएं? 180 के ऊपर कि 100 के ऊपर? अभी मैंने एक्स डिविडेंड पढ़ाया है, एक्स डिविडेंड मैंने अभी पढ़ाया है। ये एक्स डिविडेंड दोबारा सुन लो। The ex dividend means if the company will pay a dividend in near future, the share price must be a price that excludes the dividend. मतलब क्या हुआ? जब भी हमने डिविडेंड को कैलकुलेट करना है तो हमने उस प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करना है जिसमें डिविडेंड शामिल नहीं होगा। तो जितनी भी, अगर आपने क्वेश्चन में देखा कि करंट प्राइस क्या है ज्यादा
ठीक है, करंट मार्केट प्राइस क्या है, ज्यादा, और पुराने वाली प्राइस क्या है, कम। तो इसमें ये क्वेश्चन अराइज होता है या इसमें ये सिनेरियो होता है कि 180 में डिविडेंड शामिल किया गया, ठीक है, लेकिन हमने उसके ऊपर कैलकुलेट नहीं करना। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया था सिर्फ यही चीज को समझाने के लिए। तो चलते हैं आगे, इसको स्टार्ट करते हैं। अभी की जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू मतलब अभी का जो MV है वो कितना हो गया, 180। तो इस क्वेश्चन में पुट कर दूं, निकालना मैंने क्या है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, निकालना मैंने ये है, RE निकालना है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन में इन चीजों को पुट कर देता हूं। MVE मेरे पास कितना है, 180 इक्वल्स टू डिविडेंड कितना है मेरे पास, 25 डिवाइडेड बाय R कितना है मेरे पास, गिवन नहीं है, ऐसा ही है। तो हम फॉर्मूला सेम यही रहने देंगे। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, RE इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय, जरा कीजिएगा, जीरो पॉइंट 0.14 का मतलब 14%। सही आ रहा है कैमरे में, काफी समझ आ गई। लेकिन ये फिर अभी कॉस्ट किस चीज की, कौन सी, ये परसेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि जितना पैसा हमने लगाया उसके ऊपर हमें 14 रुपए बचे, 14% बचा। दोबारा सुनिएगा, मैंने 100 रुपया लगाया, मैंने 100 रुपया मेरी कॉस्ट है, मेरी इन्वेस्टमेंट है, और मैंने अर्निंग कितना की, 10 रुपए, ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है। तो मेरा ROI कितना हुआ, ROI किसे कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना हुई मेरी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, यही करते हो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी ऐसा ही है। तो ROI कितना हुआ मेरा यहाँ पे, 10%, सेम ये वही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसको हम किसका नाम देते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। क्लियर हो गई बात। यही मैंने कहा था कि मुझसे गलती हुई थी इस फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करने में लास्ट लेक्चर में, ठीक है। इसको रिटर्न ऑन इक्विटी भी तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी कह सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कह सकते हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन यहाँ तक। ठीक है सर, ये देखिएगा ठीक आ रहा है या लाइट आ रही है, इसमें लाइट आ रही है। मेरे पास नहीं, इसका मैं पेन भूल आया हूं। अब मुझे दोबारा से बताइएगा कहाँ से प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम है, ₹100 प्रॉब्लम, या 180, ठीक हो गया। इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये आपकी बुक में क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको पहुंचा दूंगा सोल्यूशन। मैंने यहाँ पे, पहले सोल्यूशन को नोट करो, गो, इसको नोट करें, फिर उसके बाद मैं आगे करता हूं। जल्दी 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 इसको नोट कीजिए। ओवरलैप करने सर, जो कार्ड ये मैं भिजवा दूंगा आपको, ठीक है, ये मैं भिजवा भी दूंगा, बल्कि मैं आपको कॉपी भी करवा दूंगा। कल ये कॉपी में मिल जाएगा सारा, आपको हार्ड फॉर्म में मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं इसके MCQs भी शेयर कर लूंगा कुछ अर्से तक आप लोगों से। अच्छा, दूसरे चैप्टर 11 के MCQs किए हैं कि नहीं किए, कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, वो निकाल लीजिए, इस लेक्चर के बाद फिर उसको सॉल्व करते हैं। हाफिज, आपको भी प्रॉब्लम आई है, एक गलत MCQ से, ठीक है, वो देख लेते हैं, अभी मुझसे डिस्कस जरूर करनी है वो, क्योंकि मैंने बड़े एहतियात से इनको बनाया हुआ है, गलती की चांस नहीं मैंने छोड़ा। वो मैं देख लूंगा, वो मिस प्रिंट हो गया होगा इनसे कॉपी करते वक्त। 10-11 2 बार दिए हुए, अच्छा, ये एडिटिंग में प्रॉब्लम आ जाती होती है। जरा जल्दी नोट करेंगे आप लोग इसको। YouTube पे जाना, YouTube वाली मेरी ऑडियंस बोर हो जाएगी। हाँ जाना नहीं, मेरा लेक्चर 1, 2, 3 गए हुए हैं, 3 लेक्चर गए हुए हैं, इसको भी मैंने कहा था इसको भी पोस्ट कर दीजिएगा। यार आप लोगों से ज़्यादा तो YouTube वाले पढ़ते हैं यार,
मेरे अक्यूमुलेटेड व्यूज 1600 हो गए हैं 3 वीडियोस के। वो तो एक दफा दोबारा देख अब मैं ही देखूंगा 1600 वाली। वो भी तो बार बार लगा लेना। ठीक है, चले जल्दी करें यार। हो गया, चलें अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये वाला लगा रहने दे रहा हूँ, ये वाला एरिया थोड़ा सा, क्योंकि यार मेरा कुछ भी मिटाने को दिल नहीं कर रहा। हमारा क्वेश्चन ये है, जब हमने इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो को देखा, किसी भी कंपनी के शेयर्स को देखा, तो जो उसकी शेयर की वैल्यू थी, पुरानी शेयर की वैल्यू, जो उसकी शेयर की फेस वैल्यू थी, वो थी ₹100। ठीक है, हम लोगों ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, ये कंपनी ने सॉरी डिविडेंड डिक्लेयर किया 25%। अभी जो करंट शेयर की वैल्यू है, जो करंट शेयर की वैल्यू है वो है 180। द थिंग इज कि हम अभी के हिसाब से खरीदेंगे। देख, क्या मैं इस प्राइस पे खरीदूंगा या इस प्राइस पे खरीदूंगा? 180 पे ना, क्योंकि मैं तो पुराना शेयर होल्डर नहीं हूं, मैंने तो नई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मुझे तो जो कंपनी अलाउ करेगी वो इस प्राइस के ऊपर ऑफर कर रही होगी। ये कौन सी प्राइस है? ये 3 साल पुरानी प्राइस है। समझ आई बात की? असूल ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कि जब भी हमने ये डिविडेंड ये कैलकुलेट करना होता है, ये हमेशा एक्स डिविडेंड प्राइस के ऊपर होता है। एक्स डिविडेंड प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करना होता है। अब एक्स डिविडेंड प्राइस कौन सी है? जिसमें डिविडेंड शामिल ना हो। ऐसी प्राइस जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले शेयर को मार्केट में फ्लोट किया हो, उस प्राइस को एक्स डिविडेंड प्राइस कहेंगे। अच्छा, अगर आप कंपनी हो तो आपने भी तो अपनी कॉस्ट कम करनी है ना। अगर आप 180 के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो लॉस है आप लोगों को, लॉस यानी कि बहुत ज्यादा आपको पे करना पड़ जाएगा। और अगर 100 पे करते हो तो कम पे करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट डबल है यहाँ पे डिविडेंड, ऑलमोस्ट डबल हो गया अगर इस पे करते हो तो इसलिए पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए एक रूल बनाया गया कि आपने हमेशा इसको एक्स डिविडेंड प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करना है। क्योंकि कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर करती है, करंट कॉस्ट के ऊपर नहीं करती। ये इसका रूल है। क्लियर हुई बात? दोबारा, जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो वो हिस्टोरिकल या बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर करेगी। क्लियर होगी बात? तो आपने ये याद रखना है, वो हमेशा इसके ऊपर करेगी, करंट वैल्यू के ऊपर नहीं करेगी। करंट वैल्यू के ऊपर नहीं करेगी, मैंने क्रॉस लगा दिया। जो करंट मार्केट वैल्यू होगी उसको कंसिडर नहीं कर रही होगी। समझ आ गई बात की? एसेट्स भी तो इसी तरह होते हैं। एसेट्स को आप बुक वैल्यू के ऊपर कर रहे होते हो ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर नोट डाउन करते हो। ऐसा है, अगर आपने एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर नोट डाउन नहीं करना तो फिर कौन सा मॉडल आएगा? रीवैल्यूएशन मॉडल आएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली रीवैल्यूएशन मॉडल कब यूज करते हैं? जब कंपनी को सेल ऑफ कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, या पार्टनरशिप में पार्टनरशिप ब्रेक हो रही होती है या न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे होते हैं। सही फरमा रहा हूं, बल्कि सही अर्ज कर रहा हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीनियस है यार हाफिज तू तो। नहीं जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करने जा रहे हैं। अभी हमने इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना सीखा, किसके ऊपर? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के ऊपर। अब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना सीखने लगे हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के ऊपर। सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही ना। अब हम करने लगे हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के ऊपर। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल हमें ये कहता है कि यहां पे तो डिविडेंड 25% था ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, पिछले 3 साल से चौथे साल भी यही रहना था। लेकिन अब आ गया एक नया काम, यहां पे डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है। डिविडेंड क्या हो रहा है?
हर साल इंक्रीज हो रहा है। तो अगर सिचुएशन ऐसी हो कि डिविडेंड हर साल इंक्रीज हो रहा हो, कांस्टेंट ना रहे, हर साल क्या हो रहा हो, इंक्रीज। देखो ना 25% है तो 100 रुपए पे ये अप्लाई होना है। पहले साल 25%, दूसरे साल भी 25%, तीसरे साल भी 25% और चौथे साल भी 25%। और उसकी बेस क्या है, 25% लग किसके ऊपर रहा है, 100 रुपए के ऊपर। तो ये ग्रोथ नहीं है, ये कांस्टेंट रेट है 25 25 25 25। लेकिन अगर अब ऐसा सिनेरियो आ जाए कि हमने ग्रोथ शो करवानी हो, पहले साल 25%, दूसरे साल 30%, तीसरे साल 33%, चौथे साल 34%, 35%, 36%, बेस तो 100 ही रही, लेकिन तो ग्रोथ तो आ गई ना, चेंज तो हो रहा है डिविडेंड। अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए तो हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू डिविडेंड ओवर इक्विटी इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी या कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ परसेंटेज या ग्रोथ रेट। ठीक है, अरे बस कोई क्वेश्चन। यहां पे MVE स्टैंड्स फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, DE स्टैंड्स फॉर डिविडेंड डिक्लेयर्ड ओवर इक्विटी, G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ रेट जो हर साल एक्सपेक्टेड हो रही है। ठीक है, उसके बाद RE कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रिटर्न ओवर इक्विटी, और उसके बाद ये ऊपर वाले नीचे ग्रोथ परसेंटेज जो हर साल इंक्रीज हो रही है। तो इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला ये वाला याद करने को दिल करे कर लेना, अदरवाइज जो वही है बस। आगे चलते हैं। कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, बुक में अवेलेबल नहीं है, इनको करेंगे हम। उधर देखिए, नंबर 1, अ कंपनीज शेयर प्राइस इज 5 रुपीज। ठीक है, एक कंपनी है, उसके शेयर की प्राइस कितनी है, 5 रुपीज। तो मैं कह सकता हूं जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो 5 रुपए है। कह सकता हूं या नहीं, कह सकता हूं, तो मैंने कह दिया। ठीक है, उसके बाद आगे, द नेक्स्ट एनुअल डिविडेंड विल बी पेड इन 1 ईयर्स टाइम। मतलब क्या हुआ, अभी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा था इसको बुलेट पॉइंट में कि हमेशा जो डिविडेंड मिलेगा 1 साल के बाद ही मिलना है। 1 ईयर्स टाइम का मतलब 1 साल के बाद। आगे, एंड द डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 4%। और डिविडेंड हर साल कितना परसेंट ग्रो हो रहा है, 4%। इसका मतलब हमें जी भी मिल गया, विच इज 4%। नेक्स्ट, per year in the foreseeable future the next annual dividend is expected to be rupees 0.45 rupees per share। कितने पैसे, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया वो किया गया 0.45 पर शेयर, 0.45 पैसा पर शेयर, 45 पैसे पर शेयर। ठीक है, ये हमें डिक्लेयर कर दिया गया। रिक्वायर क्या करना है, एस्टिमेट करनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, RE कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल है, इस गिवन डेटा को आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। MVE हमारे पास 5 रुपीज है, डिक्लेयर डिविडेंड हमारे पास 0.45 रुपीज है, और 1 प्लस ग्रोथ रेट 0.04 है, डिवाइडेड बाय RE को मैं X कंसिडर कर लेता हूं माइनस 0.04। ठीक है, इधर 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 कोई क्वेश्चन यहां तक? बाबा ये पेपर में आना है तुम लोगों को, ये पेपर में आना है, इस वजह से ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूं। आगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 5x इंटू माइनस 5 इंटू 0.04 करो, कितना 13%। सारा करके चलो, मैंने तो करना ना यार ऑनलाइन वालों के लिए, जरा कीजिएगा। 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x हो गया, 5 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा जरा, 0.2 इक्वल्स टू, इसको 1.04 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.45 इंटू 1.04, 0.01। अब ये जो माइनस यहाँ पे 2 है उधर जो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है यार। ये देखो ना 0.468। ठीक है, ये 1.04 हो गया ना, तो डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर दूंगे, तो ये आ गया। अब ये जो -2 हो रहा है वहां पे जाके +2 हो जाएगा। सो 5x इक्वल्स टू 0.468 प्लस 0.2, 0.2
668 आएगा यार, 0.668 यही आएगा। कैलकुलेटर तुम लोगों ने हाथ में पकड़े फिर भी नहीं समझ आ रही। सो बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय 5, तो भाई साहब x की वैल्यू क्या आई? 0.1336। तो हम इसको 13% राउंड ऑफ करके कह लेंगे। यार है कैमरे में सर? आर ई कितने परसेंट हुआ? 13%। तो हमारे पास जो यहाँ पे आर ई हम लोगों ने ड्राइव किया वो 13% है। इसका मतलब अगर इस शेयर में मैं पैसे लगाऊंगा तो मैं कितने कमाऊंगा? 13%। 1 करोड़ रुपया लगाऊंगा 13 लाख कमाऊंगा, 10 लाख लगाऊंगा 1,30,000 कमाऊंगा। इसका ये मतलब हो गया। और ये बात समझ आ गई? ठीक है, अब मुझे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाइए, इसका आंसर मुझे बताइए। ये मैंने नीचे 4-5 आंसर दे दिए, चलो वही करेंगे आप भी। 4-5 आंसर दे दिए, इसको सॉल्व करके दिखाइए। डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट कर लो, जैसे करना चाहते हो आप लोगों की मर्जी। जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करें। आप लोगों के लिए मैं पढ़ देता हूं। An investor is looking to calculate current share price of M&M Limited. करंट शेयर प्राइस का मतलब वो क्या ढूंढना चाह रहा है? मार्केट वैल्यू। वो MV ढूंढना चाह रहा है। MV इसमें गिवन नहीं है। Given the risk of the company, the investor requires an annual return 13%. इसका मतलब RE गिवन है। RE कितना है भाई साहब? 13%। सॉल्व तो मैंने ही कर दिया। फिर उसके बाद the company's share price is still come dividend and the current dividend to be paid shortly is 23 पैसा पर शेयर। तो इसका मतलब डिविडेंड कितना हुआ भाई? 0.23। ये भी आ रहा है सर? ठीक है, अब हमने ये डेटा मैंने बना दिया, पुट करके भाई साहब निकाल लो। क्या ग्रोथ रेट गिवन है? तो पढ़ता हूं आगे। Historically, dividend have grown at an annual rate of 8%. What is the company's current share price? तो इसमें growth rate भी given है, which is 8%. तो 8% जो growth rate है, उसके साथ हम क्या सीन करेंगे? G निकाल लेंगे उसके साथ। तो G हमारे पास आ गया 0.08। चल, अब ठीक है, अब शुरू करें क्वेश्चन को। तब तक मैं मोबाइल पे PUBG खेल लेता हूं। करें भाई, सॉल्व कर लिए? गलत आ गया। ये 4-5 ऑप्शन इनमें से कोई एक होगा। 496। हाँ 13% है, 0.13। ये मैंने लिख भी दिया है 13%। वो खैर थोड़ा सा इधर हो गया। 4.997 ई आ रहा है आपका। हाँ भाई, तेरा क्या आ रहा है? वो मार्केट वैल्यू है या कॉस्ट वैल्यू? मार्केट वैल्यू कटनी है की आ रही 496। 8.28 वो तो है ही नहीं, इसमें तो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर गए। 496.8 आ रही है तो 4.97 है। ये ठीक है, ई आंसर ठीक है इसका। शाबाश, वेरी गुड यार। चलें जी, शाबाश। अगला क्वेश्चन भी करेंगे। यार तो दिखा क्यों रहा है उसको? हाँ हाँ, अपना अपना करें, जरा दूर होके बैठ जाए। चलें आगे करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। इसमें जी फाइंड आउट करना है।
यूरो में नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, उसको रुपीज में कर ले अपने से, यूरो की प्राइस और तू उसको रुपीज समझ ले, वो तो कोई मसला ही नहीं है। ये लकीर के फकीर नहीं बनते होते हो, या अकल अकल थोड़ी सी बूस्ट कर लो। सहरी में क्या खा के आया है? पराठा खा के आया, इसी वजह से ऐसे तेल वाली चीजें नहीं खाते होते। सही है, यूरो लिखा हो, डॉलर लिखा हो, स्टर्लिंग पाउंड लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में। फर्क तब पड़ेगा जब मैं चैप्टर नंबर 14 करवाऊंगा, ठीक है, तब फर्क पड़ेगा, अभी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी फर्क डालने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ काम करने की जरूरत है। जल्दी जल्दी करेंगे तो ऑनलाइन वालों आप भी ट्राई करो साथ साथ हमारे, और अगर जो YouTube पे इसको सुन रहे हैं वो सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कमेंट तो डिसेबल कर देते कमेंट डिसेबल ही है, इसी वजह से तो मैंने कहा कमेंट कर दो। इसमें हम लोगों ने जी निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आया तो 4 मार्क का आएगा, और इस तरह का क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, एमसीक्यूज में आ सकता है। वैसे ये मुश्किल तो नहीं है, ये तो है ना, सिंपल कैलकुलेशंस ही हैं। मैं तो 1 नंबर का तो 2 नंबर का आएगा, एमसीक्यूज में आया तो 2 नंबर का आएगा, क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर का आएगा। 6.5%। चलो देखते हैं, बाकियों का भी आंसर आने दो। मैंने कोई रट्टे नहीं लगाया, मैं सॉल्व करके ही आंसर पे पहुंचूंगा, मुझे नहीं पता क्या आंसर है इसका। हाँ भाई, ऑफिस क्या है? सोच में पड़ गया कैलकुलेटर के तू, फॉर गॉड सेक यार, वाकई कैलकुलेटर सोच में पड़ गया। ये होता है कि हमने क्यों होता है कि ऐसे? सर कहते 2 कैलकुलेटर ले लेगा, या फिर एक कैलकुलेटर का सोच में पड़ा हो गया तब तक अलग तो सीधे। अच्छा, मुझे इसका आइडिया नहीं है, या फिर जब हमने क्यूएम पढ़ी थी तब हमारा कैलकुलेटर तेज होता था तो सोच में ही नहीं पड़ता था। डायरेक्ट लगता है। अच्छा अच्छा, सारी क्वेश्चन लिख लेती है। वाह यार, कूल हो तुम लोग तो। क्या है यार ये बात? 8.8%। अच्छा, बिल्कुल ही नई चीज आ गई है। 6.5। असीर क्या है आपका? आपका ओ यार, उन्होंने कर किसी और तरीके ना करना यार, अब ऐसे सोच में पड़ेगा तो काम खराब होगा। मैं सॉल्व करता हूँ इसको। चलिए जी, इसको दोबारा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जाने, खामोश हो जाइएगा। द करंट एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज 2.25। तो मेरे पास MV गिवन है विच इज 2.25। खामोशी से इधर देखिए। अब जस्ट पेड वॉज एंड द करंट डिविडेंड जस्ट पेड वॉज 20 पैसा, और डिविडेंड हमें जो मिला वो 0.20। 20 पैसा का मतलब क्या है? 0.20। ठीक है, आगे। शेयर होल्डर्स रिक्वायर अ रिटर्न फ्रॉम द शेयर ऑफ 16%। इसका मतलब जो RE है दैट इज अराउंड 16%। व्हाट इज द डिविडेंड ग्रोथ रेट? तो हम लोगों ने सिंपल G फाइंड आउट करना है, तो इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। MVE इक्वल्स टू डिविडेंड इंटू 1 प्लस G divided by RE minus G. So MV 2.25, dividend 0.20 into 1 plus G as it is लिख देंगे, और यहाँ पे RE मेरे पास है 0.16 minus G as it is. Now cross multiplication, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 into 0.16 minus G equals to, इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 प्लस 0.20 G। कूल। आप देखो 2.25 को 1.6 से मल्टीप्लाई करो। नहीं तो भी इसको भी आप करना। किसमें? ये पैसा नहीं है ना 2.25।
पैसा मतलब उसी के हिसाब से मैंने इसको पैसा कर दिया था। वो क्या ना कि इसको भी तो आप 0.025 एक मिनट, 0.0225 नहीं ना यार, ये रुपीस पूरा मैंने कहा था, इसको पूरा रख लो। तो वो पी क्या है? वो पी पर शेयर के लिए कहा था मैंने, मिटा दिया था मैंने, बस आपको मैं बोल के बता। चलो छोड़ दो उसको, ये कंफ्यूजन हुई है। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। आगे अब जरा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। 0.36 माइनस 2.25g इक्वल्स टू, ये एज इट इज ही रहेगा 0.20 और ये हो जाएगा प्लस 0.20g। अब इधर देखिएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, 0.36 माइनस 0.20 इक्वल्स टू 0.20g प्लस 2.25g। तो जरा कीजिएगा इसको माइनस। 0.16 इक्वल्स टू 2.45g। नाउ बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय 2.45, ये कट गया 2.45, जरा कीजिएगा। 6.5 है, यही इसका आंसर है। सो ग्रोथ रेट हमारे पास कितना आ गया, 6.5%। तो इसका आंसर बनेगा ए। अली अब्बास आपका कैसे आ रहा था? 88%। अली अब्बास तू पोर्टफोलियो मैनेजर बने, तेरा ते बॉस तेनू शहीद कर देगा। नहीं, मोबाइल पे कैलकुलेटर यूज नहीं करते हैं यार। मेरा कैलकुलेटर पता नहीं गुम हो गया, चोरी हो गया, पता नहीं किसने उठा लिया है, मैंने लगता है ज़्यादा नहीं उठाया। मैं इसको एक्सेल पे कर रहा था कल जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो मैं एक्सेल पे कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अब आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिसेंट इंडस्ट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू पे द एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹1.30 अ शेयर नेक्स्ट मंथ। अगले मंथ कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया उन्होंने? 1.30 पर शेयर उन्होंने देने जा रहे हैं, अगले महीने देंगे। उसके बाद द मार्केट प्राइस पर शेयर या पर ऑफ द स्टॉक इज ₹24.80। तो MV गिवन है इस क्वेश्चन में, देखो ना इस क्वेश्चन में भाई साहब, ये MV हो गया, ठीक है, ये DE हो गया। उसके बाद एंड द ग्रोथ रेट इज 3%, G भी गिवन है। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हम लोगों ने RE फाइंड करना है, RE हम लोगों ने फाइंड करना है। तो हो जाएगा RE फाइंड, ठीक है। ये होमवर्क करके आना है, ये मैं सारा भेज दूंगा आपको, अभी आ जाएगा 5 मिनट में आप लोगों के पास। 0.20 कहाँ पे है? अच्छा, डिविडेंड बेस 20% पर शेयर कर लो या 20 पैसा पर शेयर कर लो। पी मैंने इस वजह से लिख दिया, इसको पैसे से भी किया जा सकता है, परसेंट से भी किया जा सकता है, ठीक हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। अगर पैसा हुआ तो 0.20 और अगर परसेंट हुआ तो 2.25 का 20% लेंगे, जो कि फिलहाल मैंने नहीं रखा था, ठीक है। फिलहाल इसको पैसे ही समझो। आगे चलते हैं जी। आगे आ गया एस्टिमेटेड ग्रोथ मॉडल। अभी तक जितना भी काम किया इंतहाई आसान है, सिंपल हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं। अभी तक कोई मैंने ऐसी टेक्निकल चीज नहीं करवाई है। गसीर के मुश्किल लग रही है, क्लियर है ना सबको? मैं इसको मिटाने लगा हूं। अब हम तीसरा मेथड करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पहला मेथड किया डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, हम लोगों ने दूसरा मेथड किया कहां गया, ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। अब हम तीसरा करने जा रहे हैं। इंतहाई आसान मॉडल है, मॉडल यही है, मॉडल डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ही है। लेकिन हम लोगों ने अभी तक जी फाइंड किया परसेंटेज के थ्रू। जी में हमें परसेंटेज दी गई थी, ऐसा ही है। सपोज करते हैं परसेंटेज ना दी जाए, आपको डिफरेंट ईयर्स दे दिए जाएं, लाइक ईयर 1, 2, 3, 4। इसमें डिविडेंड दिया 1.80 रुपीज, इसमें डिविडेंड दिया 2.10 रुपीज, इसमें डिविडेंड दिया 2.15, इसमें डिविडेंड दिया 2.25। क्या ग्रोथ हो रही है हर साल? हो रही है। अगर इस तरह का डेटा हो तो फिर हमने ग्रोथ को किस तरह कैलकुलेट करना है, फिर हमने यानी कि जी को किस तरह कैलकुलेट करना है, वो जी को कैलकुलेट करके हम इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला चेंज नहीं होना, फॉर्मूला ग्रोथ का यही रहना है। इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसे एक्सट्रापोलेशन मेथड कहते हैं। ये लिखा हुआ है यहां पे, एक्सट्रापोलेशन ऑफ हिस्टोरिकल ग्रोथ, कि जब हमारे पास परसेंटेज गिवन ना हो, क्या गिवन ना हो,
परसेंटेज गिवन ना हो, मगर इस तरह हमारे पास डिविडेंड का डेटा गिवन हो, तो फिर हम जी को किस तरह फाइंड करेंगे? अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें परसेंटेज गिवन थी, ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ रेट की, ऐसा ही है। अब अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए, उसमें परसेंटेज गिवन ना हो, इस तरह हिस्टोरिकल डेटा दिया हो, ये डिविडेंड कि पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तीसरा इतना और चौथा इतना, तो फिर क्वेश्चन को कैसे करेंगे? फिर हमने सबसे पहले जी फाइंड करना है। जी फाइंड करने के बाद हमने इस जगह पे जी की वैल्यू को पुट कर देना, और क्वेश्चन सिंपल वही चलता रहेगा जो हम कर रहे हैं। समझ आ गई बात की? अब इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये वाला। इसका जो फॉर्मूला है, आप लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन निकाला हुआ है? ज्योमेट्रिक मीन निकाला हुआ है? क्या फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का? चलो एक्सट्रापोलेशन मेथड से इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला है n लास्ट ईयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट ईयर्स डिविडेंड प्लस 1। -1 है, -1 है, -1। चल अच्छा किया तूने मुझे बता दिया। ठीक है, ये देखो मैंने आपके नोट्स में भी ये लिख दिया, मैंने बुक से ही कॉपी कर लिया था समझाने की खातिर आप लोगों को। ये फॉर्मूला लिखा पड़ा है, ये फॉर्मूला लिखा पड़ा है। अब एक बात याद रखिएगा, n अगर 10 है, ये कितने ईयर्स है? 4 ईयर्स है, तो हम n 3 रखेंगे, ये इसका रूल है। अगर ये 4 ईयर्स हैं तो n हम 3 रखेंगे। उसके बाद नंबर 2, इसमें से लास्ट ईयर का डिविडेंड कहां पे है? 2.25 डिवाइडेड बाय फर्स्ट ईयर का डिविडेंड कहां पे है? 1.8। जो आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे। जरा कीजिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद उसका 3 स्क्वायर रूट ले लेना है। क्या कहते हैं इसको? क्यूबिक रूट कहते हैं। क्यूबिक रूट ले लेना है। फिर जो आंसर आएगा उसमें से 1 को माइनस करना है। माइनस करके 0.0, तो 7.7% ग्रोथ रेट आ गया। तो 7.7% ग्रोथ रेट आ गया। कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी यहां तक? क्लियर है सब कुछ? दैट्स ग्रेट। चलिए बात क्लियर है, आसान लग रहा है। तो ये इक्वेशन, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये आप खुद एक दफा घर पे ट्राई कर लेंगे। समझा मैं देता हूँ। ईयर 1 से लेकर ईयर 5 तक हमारे पास 5 डिविडेंड का डेटा है, 5 साल के डिविडेंड का डेटा है, 100, 10, 20, 34 और 48। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा ना एक प्रॉब्लम है। सपोज करते हैं किसी साल ग्रोथ की बजाय ना डिक्लाइन आया, 180, 210, 205, 2.05 और फिर उसके बाद 2.25, तब क्या करेंगे? अभी तो ग्रोथ शो करवा रहा है ना, तब क्या करेंगे? तब भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अल्टीमेटली 4, 5, 6, 10 सालों में 1 या 2 साल में डेंट आने से, डिक्लाइन आने से ग्रोथ नहीं रुक रही है। ठीक है, ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है वो इसमें सम अप हो जाएगा। इसी वजह से इसको इस फॉर्मूला से निकाला जाता है। अगर किसी 1 साल के अरसा में कोई लॉस के मुराद ग्रोथ नहीं हुई है बल्कि डिक्लाइन हुआ, क्योंकि 2.10 से 2.05 डिक्लाइन है ना, ग्रोथ तो नहीं है। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला उसको सम अप कर लेता है, उसको एवरेज आउट कर लेता है। इसे कहते हैं एवरेज आउट करना। क्या? नहीं, मिस कैसे होगा? डिक्लेयर ना किया हो वो एक अलग कहानी है, उसको 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, हाँ, ईयर्स उतने ही रखेंगे, उसको 0 कंसिडर करेंगे, ईयर्स उतने ही रखेंगे। ये तब भी उसको सम अप करके ग्रोथ रेट नीचे कम होता जाएगा, ग्रोथ रेट नीचे कम होता जाएगा। इस फॉर्मूला का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पता क्या है? अगर दरमियान में 0 भी आया ना तो ये उसको कैलकुलेट नहीं करेगा। आपको मीन, मीडियन, मॉड का पता है ना? मीन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि वो आउटलेयर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू छोटी होती है, लास्ट वाली वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है। लाइक ऐसे 10, 12, 18, 100। अगर इसका मीन निकालेंगे ये तकरीबन 80 के करीब ही आएगा। ऐसा ही है। तो ये पूरे डेटा को ठीक से रिप्रेजेंट करेगा मीन? नहीं।
सिर्फ इस आउटलायर की वजह से पूरा डेटा क्या हो गया, कंटेमिनेट हो गया, उसका डेटा का जो रियल क्रक्स था वो लूज हो गया। ये फॉर्मूला भी ऐसे ही करता है, ये सिर्फ लास्ट और फर्स्ट का लेकर दरमियान में डिविडेंड ना भी हो तो ये ग्रोथ रेट निकाल देगा। ये इस फॉर्मूला का क्या है, ड्रॉबैक है। चले, तो ये एक दफा घर पे इसको ट्राई कर लीजिएगा, ये जो इलस्ट्रेशन दी हुई है उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। अब आते हैं एक और टाइप के ग्रोथ रेट पे, उसे कहते हैं गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। मिटा दूं इसको, बस करूं? चलें, आने वाले अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ये बच्चों को रोज़ा लगना शुरू हो गया। मिलते हैं कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।